तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, लगभग लगभग 25 से 30 मिनट हम लोग बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग इस सेशन को एंड कर देंगे और मंडे से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रेगुलर क्लासेस चलने वाली है। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े जो आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसका क्या सिलेबस है और थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि हम लोग उसको कैसे कवर करने वाले हैं। और इसकी जो प्रॉपर क्लासेस है वो मंडे से स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको दिया गया है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली आपके पास में 9 मॉड्यूल दिए गए हैं। अब इस 9 मॉड्यूल के अंदर हमें सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, लाइक मैथ्स का बहुत सारा पार्ट, अगर आप मैकेनिक्स कोर मैकेनिक्स के टॉपिक्स की बात करेंगे वो, इवन एडवांस फिजिक्स, सब कुछ इसके अंदर मिक्सअप कर दिया गया और बहुत ही जबरदस्त सिलेबस आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया। तो आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 1, इसमें दिया गया इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, टेंसर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अपने आप में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे शायद वेक्टर और स्केलर की बातें होगी यहाँ पर, नहीं, ये पूरी कहानी टेंसर के ऊपर चलने वाली है और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझने वाले हैं वो अपने आप में काफी अच्छा निकलने वाला है। बचौल शाह, अरे क्लास तो चल रही होगी ना यार। हमने कहा कि सर यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, तो आप देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर बहुत छोटा सा पार्ट है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद आपका एक्चुअल टॉपिक चालू होगा, टेंसर, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर एंड टेंसर अलजेब्रा। लाइक वेक्टर में किस तरीके से, जैसे अगर स्केलर में हम लोग बात करें तो क्या होता है वहां पर दो चीजों को जोड़ना, तो 2 + 2 आप 4 कर देते हैं, पर वेक्टर में अगर आप ऐड करना है तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, वही आपका वेक्टर एडिशन है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि इसी तरीके से टेंसर अलजेब्रा जो होता है ना वो भी अलग चलता है, तो वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, अपलोड वाला कोर्स से काम चल जाएगा क्या सर? देखिए, जो रिकॉर्डेड बैच आपके पास में पहले से अवेलेबल है, हम सजेस्ट करेंगे कि आप लाइव क्लासेस को कीजिएगा, क्योंकि आपने जब, जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तो बहुत सारी चीजें पीवाईक्यूज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, और यही कारण है कि हमने चीजों को अपडेट करना और नई लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है। इसलिए आप लाइव क्लासेस को करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। हमने कहा कि सर यहाँ पर वेक्टर एंड टेंसर अलजेब्रा आपको पढ़ना होगा। इंडिशियल नोटेशन, ये भी आपके लिए सब नया होने वाला है। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स, आइगन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपको पहली यूनिट में पढ़ना है। और दूसरा यूनिट भी आपके लिए कोई आसान यूनिट नहीं होने वाला, जिसके अंदर 3 डायमेंशनल रोटेशन की बात होने वाली है। ठीक है, प्लानर की बात नहीं होने वाली है, 3 डायमेंशनल रोटेशन की यहाँ पर बात हो रही है। 3 डायमेंशनल रोटेशन इसके अंदर पढ़ना है आपको, आइलर्स थ्योरम पढ़ना है, एक्सिस एंगल फॉर्मुलेशन पढ़ना है, आइलर्स एंगल्स के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स एंड टेंसर्स। यानी कि आप कहें कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो ना वो इंटर रिलेटेड है, मतलब जब मॉड्यूल 1 आप पढ़ेंगे उसके बाद आप मॉड्यूल 2 को भी पढ़ पाएंगे, ये जुड़े हुए हैं। मॉड्यूल 6 प्लेलिस्ट में अपलोड नहीं है, ठीक है भाई, उसको भी ऐड कर देंगे, चिंता मत करो। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी मॉड्यूल 6 की बात भी कर लेंगे यहाँ पर। मॉड्यूल नंबर 3, यहाँ से आपके पास में एक अलग तरह की मैकेनिक्स चालू हो रही है इसी सब्जेक्ट के अंदर। आप देख रहे हो एक ही सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप के पार्ट ऐड हो रहे हैं। ये काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी चल रहा है। देखिए, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल अलग होता है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आप, अभी हम क्लास खत्म हुआ है और अब यहाँ अच्छा बिल्कुल, अभी अभी एली वालों का क्लास खत्म हुआ है, फिर हम लोग वापस यहाँ आ गए, बिल्कुल ऐसा तो होगा ही होगा। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, अगेन मैं ध्यान से आपको, मतलब ये चीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे किसी रेफरेंस बुक से किसी चीज को पढ़ लेते हैं जहां पर वर्ड मैच कर जाता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल डिफरेंट थिंग, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एक अलग चीज है। सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू वीडियो अपलोड होगा क्या? नहीं, कुछ चीजें हमने 2-3 सब्जेक्ट ऐसे किए हमने जो डायरेक्ट ऐड कर दिए ताकि आपको उनको कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आए, और जो कोर कोर पोर्शन है आपके वो हम लोग नए करवा रहे हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल की हम लोग बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि एनालॉग सर्किट एनालिसिस है ना, मैं इलेक्ट्रिकल का नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल का हूँ, ध्यान रखना। तो अगर सब्जेक्ट का नाम मैंने गलत लिया हो तो सॉरी, जो नेटवर्क है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो सर्किट थ्योरी है वो आपका लाइव चला दिया हमने, इलेक्ट्रिकल मशीन आपका लाइव करवा देंगे, ईएमएफटी भी पूरा लाइव करवाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका पूरा लाइव करवाएंगे। आनंद सर, आज मैथ्स था सिविल का, हाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आज स्पेशल सेशन लिया है। मंडे से जो आपको रूटीन दिया गया ना उसी रूटीन के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगी, ठीक है ना। तो आ जाते हैं
काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, डेफिनेशन एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडीज एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ के आएंगे यहाँ पर फिर से आने वाला पिक्चर के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड इट्स रेट ऑफ चेंज, डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 एंड 3 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन, मतलब 2D और 3D के बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें आपको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर velocity to find orientation, motion relative to rotating rigid body, 5 टर्म एक्सेलरेशन फॉर्मूला, नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में तो आप जानते होगी, यहाँ पर 5 टर्म एक्सेलरेशन फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है। सर हम लाइव नहीं कर पाएंगे इसलिए अपलोड वाला से ही पढ़ रहे हैं। अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो जो लाइव क्लासेस हो रही है ना वो भी अपलोड होगी, तो उस नए वाले अपलोडिंग को पढ़ना आप, ठीक है बच्चों? बोला ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। उसके बाद में यहाँ पर काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जैसे मैकेनिक्स में आप जानते हैं 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स तो इसने गायब कर दिया आपके पिक्चर में से, इसने डायनामिक्स के जो 2 पार्ट होते हैं काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब ये पार्टिकल के लिए भी होता है, रिजिड बॉडी के लिए भी होता है, तो प्रॉपर कहानी जो है वो रिजिड बॉडी के लिए चल रही है यहाँ पर। तो हमने कहा सर काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसके अंदर काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, इनर्शिया टेंसर, डेफिनेशन, कंप्यूटेशन, प्रिंसिपल मोमेंट्स, एक्सिस ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान रखना पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है वो आपने पहले भी पढ़ी होगी, है ना? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज, सिलेंडर, स्फीयर, कोन एटसेट्रा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्सेस एंड मोमेंट्स, न्यूटन आइलर्स लॉज ऑफ रिजिड बॉडी मोशन। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई, जिसमें कुछ कुछ चीजें आपको जरूर सुनी हुई लग रही होगी कि हाँ सर ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन सारी चीजें आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि पुरानी है, तो काफी मेहनत होने वाली है इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की भी, और ऑफ कोर्स हमारी भी होने वाली है यार। जब आप लोगों को चीजों को समझाना है क्रिस्टल क्लियर वे में तो मेहनत तो होने वाली है। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि जो एक प्लेन है उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे सिंपल सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम तो आप लोग पहले भी पढ़कर आए होंगे। यहाँ पर आपके पास में हिंज के फॉर्मेट में सपोर्ट, अलग अलग सपोर्ट आपको दिए जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसने बोला है फ्री बॉडी डायग्राम एग्जाम्पल ऑन मॉडलिंग ऑफ टिपिकल सपोर्ट, ये देखिए टिपिकल सपोर्ट एंड जॉइंट एंड डिस्कशन ऑन द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स कंस्ट्रेंट्स दैट दे हैव इम्पोजेस। मतलब जब आप किसी भी बॉडी पे कोई सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिंज सपोर्ट आप दे रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स आने वाले हैं, लाइक किधर मूव कर सकता है, किधर नहीं कर सकता, अगर मूव नहीं कर सकता तो कौन सी रिएक्शन आने वाली है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल ये है नहीं है, छोटा मॉड्यूल है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है ना? अब मॉड्यूल नंबर 6 की बात करते हैं, जनरल मोशन, एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स, जनरल प्लानर मोशन, जनरल 3D मोशन, फ्री प्रिसीशन, जायरोस्कोप्स, रोलिंग कॉइन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास में 3D मोशन से रिलेटेड, अगेन प्रिसीशन क्या होता है, इसके एग्जांपल आपने जायरोस्कोपिक व्हील के बारे में सुना होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 7, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट होता है, और उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये 2 मॉड्यूल जो है उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को भी यहाँ से, क्योंकि सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ाना नहीं है, अब सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ाना है तो ये आपके लिए चैलेंज आता है अक्सर कि सर पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना और बीच में से कुछ पढ़ना है और उसको समझना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो आपने कहा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट में बोल रहा है ट्रांसवर्स लोडिंग ऑन बीम, shear force and bending moment diagram in beams, analysis of cantilever, simply supported beam and overhanging beam, relationship between loading, shear force and bending moment, shear force and bending moment diagram। फिर आता है मॉड्यूल नंबर 8, सेम कहानी, टॉर्शनल मोमेंट, टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, डेरिवेशन ऑफ टॉर्शन इक्वेशन, स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन इन सर्कुलर एंड होलो शाफ्ट। ये दोनों मॉड्यूल जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। तो अगेन ये भी आप लोगों के लिए चैलेंज होने वाला, आसान नहीं होने वाली ये सारी चीजें। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आज सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन हम लोग ले रहे हैं, छोटा सा पोर्शन रहेगा जिसमें हम लोग सिलेबस एंड इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? हमने कहा कि सर अब आता है मॉड्यूल नंबर 9 जिसके अंदर फ्रिक्शन, ये डेफिनेटली आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जिसमें कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ कूलाम फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो पूरी कहानी को अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड्यूल नंबर 9, मॉड्यूल नंबर 8, 7, 6, 5, ये
आपके लिए कंपेरेटिवली आसान होने वाले हैं, और जब 3 4 को आप देखेंगे तो ये मुश्किल होने वाला है, और 1 2 तो आपके लिए ब्लंडर हो सकते हैं। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स आपके सामने आने वाली है। तो एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए सिलेबस के अंदर 2 वर्ड टेंसर और वेक्टर बार बार आ रहा है, तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ 10 से 15 मिनट आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूं। उसके बाद में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बेसिक्स मैं बता रहा हूं इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ये बोल रहा है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। जनरली अगर हम लोग बात करें स्केलर क्वांटिटी तो हम बोलते हैं एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलने वाले हैं। सेम यही बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर स्केलर क्वांटिटीज होती है उनको जोड़ना होता है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 + 2 = 4, 5 + 6 = 11। तो स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, यही बात मैंने यहां पर बताई है। तो आप देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी विद only magnitude no direction. Such physical quantities can be described just by their numbers value without direction. मतलब कोई भी इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई एरो या कोई उसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फोर्स, तो जब मैं फोर्स लिखूंगा ना तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर आप बोल रहे हो 10 न्यूटन का कहीं फोर्स लग रहा है तो सर किस दिशा में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो चीज हमको बता दो। तो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये पता करना पड़ता है। तो किस डायरेक्शन में लग रहा है सर, उसकी जानकारी हमारे पास में है नहीं। अगर उसकी जानकारी हमारे पास में है नहीं तो ऐसी कंडीशन में आपकी वो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की नीड पड़ी ना। मैंने कहा कि सर मेरे पास में 4 पेन है। अब आपने कहा सर इसमें मुझे किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, मुझे किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है। सर 10 kg के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं सर, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो इट मींस वो आपका किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। तो स्केलर के लिए यही बोला गया है। साथ में ये भी बोला गया द एडिशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज फॉलोज द सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जो आपने बेसिक रूल सुने हैं ना कि सर 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 3 = 5 होता है, उन्हीं को वो फॉलो करता है। एंड हियर ओनली देयर मैग्नीट्यूड आर एडेड, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो बेसिक रूल की मदद से। अब कुछ एग्जांपल मैंने दिए। सर ये एग्जांपल का हमारे पास क्या काम रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पेपर के अंदर कन्वेंशनल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो आपको ये पूछ ले कि बताओ 4 में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई ऐसी क्वांटिटी आ गई वेक्टर जो आप जानते भी नहीं हो, पर अगर आप बाकी 3 को जानते हो जो स्केलर है तो आप तुरंत पहचान जाओगे ना, अरे यार सर ये 3 तो स्केलर, तो ये तो हो ही नहीं सकती। और हो ही नहीं सकती तो आप क्या कर दोगे? उसको डायरेक्टली हटा दोगे और सही आंसर पे आप पहुंच सकते हो। इसलिए मैंने स्केलर की जानकारी भी आपको यहाँ पर दे दी है, जिसमें आप देख सकते हैं मास। अब आपको ये जानना नहीं है मास क्या होता है, ठीक है? आपको सिर्फ ध्यान रखना मास स्केलर में आता है, स्पीड स्केलर में आएगा, डिस्टेंस स्केलर में आएगा, टाइम स्केलर में आएगा, वॉल्यूम स्केलर में आएगा, डेंसिटी स्केलर में आएगा, टेम्परेचर स्केलर में आएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि भैया उस पैटर्न पर हम लोग एक और चर्चा कर लेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 5 आपको करना होता है बच्चों, उसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन कर लेंगे और एक मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है? तो हमने कहा कि सर इतनी बात हमको समझ में आ गई है, कोई समस्या वाली बात इसके अंदर है नहीं है। हमने कहा ठीक है सर स्केलर पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वेक्टर के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर अगर वेक्टर की हम लोग बात करें तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आपके पास में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी फोर्स की बात करें तो जब हम फोर्स की चर्चा करेंगे तो फोर्स क्या होता है आपके पास में? सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपको ये बोलता हूं किसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन या 15 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, तो 10 और 15 न्यूटन का जब कोई फोर्स लगता है तो हमें उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन देनी पड़ती है ना। बोला हाँ सर डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, और डायरेक्शन देनी पड़ रही है इट मींस यहां पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। तो जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग और हायर स्टडीज में जाएंगे, अब और कितना हायर में जाएंगे, जब आप और डिटेल में पढ़ते हैं ना तो बेटा पता चलता है कि ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होती है। तो वेक्टर्स के लिए इस डेफिनेशन के साथ में एक और कंडीशन लगा दी जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि सर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जोड़ने के लिए सिंपल अलजेब्रा के रूल काम नहीं करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि सर एक F1 फोर्स है जो 5 न्यूटन है, दूसरा F2 फोर्स है जो आपके पास में 7 न्यूटन है। मैंने पूछा कि बताओ सर इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं और F फोर्स निकालता हूं तो वो कितना आएगा? तो आपने कहा कैसे जोड़ोगे? मैंने कहा सिंपली 5 + 7 कर देता हूं।
बोला सर एक फोर्स लग रहा है ऐसे और दूसरा लग रहा है ऐसे, तो बोला 5 + 7 इज गुड सर, जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा अगर मान लो एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, बोला नहीं सर, इसमें जो रिजल्टेंट आएगा फाइनल, जो रिजल्टेंट आपके पास में आता है ना, वो 5 + 7 नहीं आएगा। मैंने कहा सर एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, बोला सर गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉइंट इज डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो आपने कहा सर अ वेक्टर विद अ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी ऊपर से पढ़ लेते हैं पहले एक बार, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। बोला ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। फिर एक टर्म आती है यूनिट वेक्टर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर देखो, आपने कहा कि अगर डायरेक्शन नहीं है और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो वेक्टर। पर मैं आपको ऐसे वेक्टर भी बता सकता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अब वो किस में आएंगे, वो भी वेक्टर ही होंगे, पर वो एक स्पेसिफिक वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए उनको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर आपको दिया गया 4i प्लस 3j। अब मैंने कहा कि सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखिए मैग्नीट्यूड जो निकाला जाता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, जो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 5। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बोला हाँ सर। अब आपको बोला गया है कि सर यूनिट वेक्टर, तो देखिए कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए इसी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर कैप, ए कैप, है ना। अब ये जो ए कैप आप देख पा रहे हैं, ये होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो इट मींस आपने उसको यूनिट मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने इसको यूनिट मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया, बोला हाँ सर कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर यूनिट मैग्नीट्यूड में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 4i प्लस 3j। इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर 5, तो आप इसको डिवाइड कर दो 5 एंड 5। तो ये जो आपके पास में ए कैप है ना, ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर हम कैसे मान लें यूनिट वेक्टर बन गया। मैंने कहा बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है। अब पॉइंट क्वेश्चन ये आता है सर हम कैसे मान लें इसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैंने कहा फाइंड कर लो, फाइंड कर लो। ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालते हैं। बोला सर वेरी सिंपल, 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 16/25 प्लस 9/25, और ओवरऑल देखेंगे तो 25/25 यानी कि 1। तो देखो यूनिट वेक्टर आ रहा है। बोला सर बिल्कुल यूनिट वेक्टर आ रहा है, हम बात को समझ पा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर होता है क्या, ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास में कोई ऐसा वेक्टर दिया गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको आप यूनिट वेक्टर मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो होगी, क्योंकि वर्ड लग रहा है वेक्टर। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वेक्टर सिंपली दिया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, अच्छा सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी फाइंड कर सकते हैं। बट आज की क्लास में आज सिर्फ हमने एक छोटा सा सेशन रखा है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या सिलेबस है, क्या स्केलर, क्या वेक्टर है। जो टेंसर है, जो धुआंधार कहानी है ना, वो नहीं, नेक्स्ट मंडे से उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। बहुत छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं अभी, सिर्फ इंट्रोडक्शन कि भाई आपको पता रहे स्केलर वेक्टर है क्या, क्योंकि मेन अटैक तो आपको करना है किसके ऊपर, टेंसर के ऊपर। अब देखिए सर इसका एग्जांपल लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान रखना, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन। अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये मैं नहीं जानता हूं, तो बेटा वो आपको नहीं पढ़ना है। सर जैसे मान लो अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आप बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मोमेंटम मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन समझ में आ रहा होगा अगर आप मैकेनिकल के होते, है ना। अगर आप मैकेनिकल के होते तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते कि सर हम तो मैकेनिकल के हैं, हम ये समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हर डिपार्टमेंट के पास में अपनी अपनी होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज हर डिपार्टमेंट के पास में अगर अपनी अपनी है तो सब अपने डिपार्टमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज को जानते हैं, दूसरे के डिपार्टमेंट को फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग नहीं जानते हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे लीनियर मोमेंटम को नहीं जानते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, पर नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये टकरा सकता है आपसे। तो वेक्टर और स्केलर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर टेंसर के ऊपर भी डिस्कशन कीजिए, टेंसर के ऊपर डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट देके जाता हूं। आज हमने छोटा सा सेशन रखा था ओरिएंटेशन, जिसमें आपको ये पता चल सके क्या सिलेबस है। देखिए हमने स्केलर को जाना, हमने वेक्टर को जाना है,
तो आपने कहा सर स्केलर क्या था, मैंने कहा मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन। आपने वेक्टर को जाना, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद ओनली वन डायरेक्शन। जबकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। अगर आप बोलते हो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास में डायरेक्शन होती है, तो सर वो आपके लिए वेक्टर हो गया। तो मैं आपको बताता हूं ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने कहा एक बुक उठाओ, बुक में टोटल 420 पेज है। बोला हाँ सर, मैग्नीट्यूड किधर से पढ़ना है? सामने से पढ़ेंगे सर, प्रॉपर डायरेक्शन। क्या वेक्टर कंसीडर कर लोगे? नहीं सर। एक और बुक लेके आए तो 1+1 2, मैं तो डायरेक्ट ही जोड़ पा रहा हूं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको वेक्टर प्रॉपर डिफाइन करना है तो आप कहेंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की आपको नीड पड़े, उसको आप वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। पर साधारण शब्दों में हम इस बात को समझा देते हैं। तो फिर से मैं साधारण शब्दों पे आता हूं। स्केलर मतलब क्या हो गया सर? मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन। वेक्टर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। नाउ द टेंसर क्या होता है? मैग्नीट्यूड विद 2 और मोर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विद 2 और मोर डायरेक्शन। बचौल शाह, विशाल, उड़ता हुआ एरोप्लेन। देखिए विशाल, ये बहुत ही नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स होते हैं, है ना। ये जब हम एग्जांपल्स देंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कुछ पढ़ा नहीं है। किसी कम पढ़े लिखे आदमी ने आपको ये बात बताई है। तो सर इसका मतलब मैग्नीट्यूड विद 2 और मोर डायरेक्शंस। मैंने कहा हाँ। अरे सर ये तो हम जानते ही नहीं है, इसका मतलब हम पहली बार टेंसर पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, जो भी थोड़ी देर पहले आपने कहा था मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन, स्केलर, ये भी टेंसर होता है। इसको बोला जाता है जीरो ऑर्डर टेंसर। क्या बोलते हैं इसको हम? जीरो ऑर्डर टेंसर। बोला ठीक है सर। जो उसके बाद हमने अभी सुना था वेक्टर, ये क्या था सर? वेक्टर मैग्नीट्यूड विद वन डायरेक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। इसी तरीके से जो टेंसर वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो अभी, वो आपका सेकंड ऑर्डर टेंसर है, जिसके लिए आप टेंसर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इसके लिए भी अच्छे वर्ड लेके आऊंगा, कोवेरिएंट टेंसर, ये सारे वर्ड्स आगे मैं लेकर आऊंगा। अब बात आती है कि सर मैग्नीट्यूड विद 2 और मोर डायरेक्शन कैसे हो सकती है? आप सभी बच्चों ने हो सकता है छोटी क्लासेस में कभी स्ट्रेस के बारे में सुना होगा। सर ये स्ट्रेस क्या होता है? मैंने कहा आप जब मैकेनिक्स पढ़ा करते थे तो आप बोलते थे कि सर बॉडी में इधर से एक फोर्स लगा F1, इधर से एक फोर्स लगा F2, F1 बराबर F2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए, बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। पर जबकि होता है, अंदर बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, अंदर बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है। अरे सर नहीं समझ में आई बात। मैंने कहा जस्ट इमेजिन कीजिए आप, मैं यहां खड़ा हूं, आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने मुझे खींचा। मैंने कहा हाँ, और अगर मैं आपके साथ साथ चल देता हूं, इट मींस आपने मेरे ऊपर फोर्स लगाया पर मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं शो किया। जब मैं रेजिस्टेंस शो नहीं करूंगा तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे उधर खींच रहे हो, मैं बोल रहा हूं नहीं जाऊंगा, मैं रेजिस्टेंस शो कर रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे उधर खींच रहे हो। तो वो जो रेजिस्टेंस की आपने उधर 10 न्यूटन लगाया, मैंने भी इधर 10 न्यूटन लगाया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, रेजिस्टेंस आया ना। रेजिस्टेंस आया तो बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट आ जाएगा। और इसी की स्टडी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। तो जो अंदर इफेक्ट आया उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? स्ट्रेस बोल रहे हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा स्ट्रेस को, क्योंकि हमें स्ट्रेस नहीं पढ़ना है। तो ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस कैसे लगता है सर? जब हम इस स्ट्रेस की स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वहां पर बोला जाता है कि हमें इस स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड की जरूरत है। एक चीज, हमें स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड की जरूरत है। एक चीज, स्ट्रेस किस प्लेन में लग रहा है, पहली डायमेंशनल या कहेंगे डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन।
स्ट्रेस किस प्लेन में लग रहा है? सर इस प्लेन में लग रहा है। इस प्लेन में किस डायरेक्शन में? ऊपर की साइड। तो डायरेक्शन के लिए दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है, या मैं कह सकता हूं दो डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो इट इज अ प्रॉपर टेंसर एग्जांपल। ये एक प्रॉपर टेंसर का एग्जांपल है। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं स्केलर भी एक जीरो ऑर्डर का टेंसर है, वेक्टर भी एक फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है, और जो टेंसर वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए हम सिंपली टेंसर वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। पर जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तब आपको इन सारी चीजों में, कि टेंसर में अभी बहुत सारी चीजें सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में तो बहुत सारी बातें हमें करनी है, वो हम लोग आगे करेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी मैंने चीज बताई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहला डिफरेंस स्केलर वेक्टर टेंसर क्या होता है एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। डेप्थ में हम लोग मंडे से चालू करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मंडे से जो क्लास रहेगी वो आपकी एप्लीकेशन पे चलने वाली है। तो उसका शेड्यूल आपके पास में संडे को आ जाएगा। वो बच्चे जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं बता देता हूँ, उम्मीद बैच लाइव स्टार्ट हो चुका है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें आप अपने थर्ड सेमेस्टर का बैच सिर्फ 999 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। थर्ड प्लस फोर्थ का जो बैच है वो आपको 1799 में आप एनरोल कर सकते हैं अभी। ये ऑफर 14 जनवरी तक आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, और लाइव अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज आप साथ में क्लियर कर पाएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे कैरी के लिए फाइट कर रहे होते हैं, कैरी ना लग जाए। अगर आप लाइव पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप अच्छा स्कोर करने की साइड आगे भागेंगे। क्लासेस क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे ऐप के अंदर, आपको पीवाईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें सॉल्व करवाई जाएगी। प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेगी आपके मंडे से। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया था क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। अब हम लोग मिलेंगे मेन क्लासेस के अंदर, जो आपकी मंडे से स्टार्ट होने वाली। शेड्यूल आपका संडे को आ जाएगा। तो अगर आपने एनरोल नहीं कर रखा है तो भैया जल्दी से जाके एनरोल कर लेना उसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।